नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कई उतार चढ़ाव हैं। तो चलिए उनके करियर को शुरू से लेकर अब तक थोड़ा करीब से समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। नरेंद्र मोदी इस समय प्रधानमंत्री के तौर पर अपना तीसरा लगातार कार्यकाल पूरा कर रहे हैं। और देखिए, ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उपलब्धि उन्हें भारत का सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनाती है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक मील का पत्थर है। तो इस पूरे सफर को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम सबसे पहले ये देखेंगे कि वो राजनीति में आए कैसे, फिर गुजरात से दिल्ली तक का उनका रास्ता कैसा रहा, प्रधानमंत्री के तौर पर उनकी नीतियां क्या रहीं, और आखिर में उनकी लीडरशिप का वो स्टाइल क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाता है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। देखिए, उनकी कहानी किसी बड़े राजनीतिक घराने से नहीं, बल्कि एक संगठन की जड़ों से शुरू होती है। नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में गुजरात के वडनगर में एक ओबीसी परिवार में हुआ था और बहुत ही कम उम्र में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस से जुड़ गए थे। बाद में उन्होंने दिल्ली और गुजरात यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई भी पूरी की। उनका पॉलिटिकल करियर आप कह सकते हैं एक संगठनात्मक सीढ़ी की तरह था। युवावस्था में आरएसएस से जुड़े, फिर 70 के दशक में पूर्णकाल एक प्रचारक बन गए। 1985 में आरएसएस ने उन्हें बीजेपी में काम करने के लिए भेजा और फिर देखते ही देखते 90 के दशक के आखिर तक वे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद तक पहुंच गए। तो संगठन में इतने साल काम करने के बाद कहानी आगे बढ़ती है गुजरात की तरफ। उनका सफर उन्हें गुजरात की राजनीति के शिखर पर ले गया और फिर वहां से सीधे दिल्ली तक। चलिए देखते हैं ये कैसे हुआ। अगर उनके करियर के बड़े पड़ावों को देखें तो कहानी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है। 2001 में वे गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर एक दशक से भी ज्यादा समय तक वहां राज किया। फिर आया साल 2014, जब उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़ी जीत हासिल की और प्रधानमंत्री बने, और अब 2024 में वे लगातार तीसरी बार इस पद पर हैं। अच्छा, उनकी पॉपुलैरिटी को समझने का एक दिलचस्प तरीका है उनकी अपनी वाराणसी सीट पर जीत का अंतर। 2014 और 2019 में उन्होंने बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल की, लेकिन 2024 के चुनाव में जीत का ये मार्जिन काफी कम हो गया। ये आंकड़े भी अपने आप में कहानी बताते हैं। और जीत के मार्जिन में ये उतार चढ़ाव तो ठीक है, लेकिन एक तथ्य है जो वाकई हैरान करता है। आज तक अपने पूरे राजनीतिक करियर में नरेंद्र मोदी ने एक उम्मीदवार के तौर पर एक भी चुनाव नहीं हारा है। चलिए अब उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर आते हैं। यहां हम उनकी कुछ बड़ी योजनाओं और उन पर जो बड़े विवाद हुए, दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उनके काम की असली पहचान क्या है। वो कौन सी नीतियां हैं जिनके लिए उन्हें याद किया जाएगा। देखिए, उनकी सरकार की पहचान कुछ बहुत बड़े और कह सकते हैं साहसिक फैसलों से जुड़ी है, जैसे जीएसटी यानी पूरे देश के लिए एक टैक्स सिस्टम, जनधन और यूपीआई के जरिए करोड़ों लोगों को बैंकिंग से जोड़ना, या फिर जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने जैसा एक ऐतिहासिक कदम। इनके अलावा स्वच्छ भारत मिशन और बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी उनकी प्रमुख नीतियों में गिना जाता है। लेकिन जैसा कि होता है, हर बड़े फैसले के साथ साथ उनके कुछ कदमों ने देश में बड़ी बहसें भी खड़ी की। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है 2016 की नोटबंदी। एक तरफ थे समर्थक जिनका कहना था कि इसका मकसद काले धन पर लगाम लगाना और अर्थव्यवस्था को फॉर्मल बनाना था। वहीं दूसरी तरफ थे आलोचक जिनका तर्क था कि इससे छोटे और मध्यम व्यवसायों को भारी आर्थिक नुकसान और तनाव झेलना पड़ा। दो और मौके ऐसे रहे जब उनके फैसलों पर गहरे सवाल उठे। पहला, 2002 के गुजरात दंगे, जो उनके मुख्यमंत्री बनने के ठीक बाद हुए थे। सुप्रीम कोर्ट की बनाई एसआईटी को 2012 में उनके खिलाफ कोई सबूत तो नहीं मिला, पर इस पर राजनीतिक बहस आज भी जारी है। दूसरा, 2019 का नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए, जिसके खिलाफ देश भर में बड़े प्रदर्शन हुए और यह मामला अब भी कानूनी दांवपेच में फंसा हुआ है। तो इन नीतियों और विवादों को समझने के बाद चलिए अब जरा नरेंद्र मोदी की नेतृत्व शैली पर एक नजर डालते हैं। मतलब उनके काम करने का तरीका क्या है और वो क्या संदेश देते हैं। उनके लीडरशिप स्टाइल में कुछ चीजें बहुत साफ दिखती हैं, जैसे सरकार में एक सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, अपने पर्सनल ब्रांड पर बहुत ज्यादा जोर देना और जनता से सीधे कनेक्ट करने के लिए बड़ी बड़ी रैलियों का इस्तेमाल करना। उनकी छवि
राष्ट्रीय गौरव और कल्याण योजनाओं के इर्द गिर्द बुनी गई है और इस पूरे स्टाइल पर उनके आरएसएस के दिनों का अनुशासन साफ झलकता है। और उनकी इसी छवि से जुड़ी एक दिलचस्प बात है। 2024 के हल्फनामे के मुताबिक उनकी संपत्ति करीब 3.02 करोड़ रुपए है, लेकिन उनके नाम पर ना तो कोई घर है, ना कार और ना ही कोई देनदारी। तो आखिर में सवाल यही है, एक मजबूत संगठन से शुरुआत, बड़े बड़े राष्ट्रीय फैसले और एक दमदार पर्सनल ब्रांड, इन सब को मिला के जो कहानी बनती है उसे इतिहास में कैसे देखा जाएगा? इसका जवाब खैर वो तो शायद सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है।